नमस्कार दोस्तों, विजय शक्ति में आपका स्वागत है। चलिए तो क्लास शुरू किया जाए। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था न्यूटन की गति का प्रथम नियम। मैंने बताया था कि 3 नियम होते हैं। तो पहला नियम हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसमें मैंने वही उदाहरण दिए थे आपको कि जब ट्रेन एकाएक चल देती है तो हमारा सर पीछे की ओर झुक जाता है। इसी प्रकार से जब ट्रेन पर एकाएक ब्रेक लगता है, यानी कि चलती हुई ट्रेन जब एकाएक रुक जाती है तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। 2 स्थितियां मैंने आपको बताई थी। ये होता है न्यूटन की गति के प्रथम नियम के कारण। हाँ, इसी प्रकार मैंने आपको उदाहरण दिया था कि गद्दे पर अगर आप डंडा मारें तो धूल निकलती है। पेड़ की डाल को अगर आप हिलाएं तो पत्तियां गिरने लगती हैं, फल गिरने लगते हैं। ये सब मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे न्यूटन की गति के प्रथम नियम में। आज हमको पढ़ना है कि न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या है। न्यूटन की गति का सेकंड नियम। ये नियम क्या कहता है? मैंने आपको बताया था पहले कि संवेग परिवर्तन को आवेग कहते हैं। और एक चीज मैंने और बताया था कि संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होती है। समझे कि नहीं समझे? किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, ऐसा मैंने आपको वहां पर कहा था। हाँ, यानी जितना ज़्यादा आप बल लगाएंगे उतना ज़्यादा संवेग परिवर्तन होगा, ये कह सकते हैं। या ये कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा संवेग परिवर्तन होगा उतना ही ज़्यादा बल लगेगा। हाँ, मतलब कह सकते हैं कि संवेग परिवर्तन की दर जो है, चलो यहाँ से समझ लेते हैं उसको। मैंने क्या बताया था कि डेल्टा P मैंने आपको बताया था अपान T बराबर बताया था मैंने आपको बल। डेल्टा P मैंने आपको क्या बताया था? mv2 माइनस mv1 अपान T बराबर मैंने आपको क्या बताया था? F। ये आपको एक फार्मूला बताया था वहाँ पर। इसका मतलब होता है, ये तो है संवेग परिवर्तन, पहला संवेग दूसरा संवेगी पहला संवेगी। हाँ, तो यह है संवेग परिवर्तन। अब ये T क्या है? उस संवेग परिवर्तन होने में जो समय लगा उसे T कहते हैं। जब T से इसमें भाग देंगे तो हमको F मिलेगा। मैंने कहा था कि T जितना ज़्यादा होगा F उतना कम होगा, यानी कि संवेग को परिवर्तित होने में जितना ज़्यादा समय लगेगा उतना कम चोट लगेगी, और जितना कम समय लगेगा चोट उतना ज़्यादा लगेगी। ये चीज़ें मैंने आपको वहाँ पर बताई थी। अच्छा, ये बताइए, अभी यहाँ पर इतना रखिएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? mv2 माइनस v1 अपान T। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए इसके आगे एक और देखिए, mv2 माइनस v1 अपान T। ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको? बिल्कुल लिख सकते हैं। और आपको मैंने बताया था कि v2 माइनस v1 अपान T बराबर होता है A, त्वरण। तो इसको लिख सकते हैं m गुणे A। समझे कि नहीं समझे? ये मैंने आपको बताया था। तो क्या लिख सकते हैं इसको? m गुणे A और बराबर इधर F तो है ही है। हाँ, इसी को उल्टा कर लीजिए। क्या लिख सकते हैं? F बराबर m गुणे A। ये भी हम लिख सकते हैं।
इधर लिख दे रहा हूँ कि F बराबर क्या लिख सकते हैं, m गुणे a। ये फार्मूला कैसे आया, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर होती है। और वहाँ पर मैंने भाला मारना, चाकू घोंपना, ये सब आपको एग्जाम्पल बताए थे, समझे। कुछ लोग ये जो F बराबर m इंटू a है, इसी को न्यूटन की गति का द्वितीय नियम कहते हैं, समझे। ये F बराबर m इंटू a आया कहाँ से, ये यहीं से आया। तो चाहे ये कहे चाहे ये कहे, चूंकि ये चीज़ यहीं से डेराइव होकर के आई है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कहे तो भी हम कहेंगे कि न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है ये कहे तब भी हम कहेंगे न्यूटन की गति का ये द्वितीय नियम है। हाँ, यहाँ बस ये है कि लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के बराबर होता है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर होती है, ये चीज़। चलिए, हमको ये तो एक साइंटिफिक चीज़ हो गई, हमको इसका व्यवहारिक उदाहरण समझना है कि व्यवहार में इसका क्या यूज है। एक एग्जाम्पल से आपको समझ आते हैं, लिखूंगा नहीं, आप चाहिए तो लिख लीजिए। आपने कभी देखा है, चलिए इधर आपको मैं बता देता हूँ कि जब क्रिकेट तो आप सभी लोगों ने देखा होगा और खेला भी होगा क्रिकेट, तो आप देखते हैं कि जब बॉल आती है तो जो प्लेयर होता है बॉल को कैच करने से पहले अपना हाथ पीछे की ओर खींचता है। वो अपना हाथ पीछे की ओर क्यों खींचता है? मान लिया ऐसे बॉल आई, ऐसे ऐसे गिर रही है तो डायरेक्ट ऐसे कर दे, उसी पे आके गिर जाए, ऐसे पकड़ ले? नहीं, कभी भी आप देखेंगे आप लोग भी वही काम करते होंगे कि ऐसे पीछे की ओर हाथ खींच लेते हैं। वो हाथ आप क्यों खींचते हैं? कभी आपने सोचा है भाई क्यों खींचते हैं? इतनी दूरी से आ रही है, हाँ, फिर भी आप थोड़ा सा हाथ पीछे करते हैं, क्यों करते हैं आप? देखिए, अगर आप हाथ पीछे नहीं करेंगे तो आपके हाथ पर चोट ज़्यादा लगेगी और हो सकता है उस चोट के डर से आपके हाथ से बाल छूट जाए। भाई कोई चीज़ बहुत तेज़ी से मारे अगर हाथ पर, तो आपका हाथ जो है हो सकता है बाल छूट जाए आपसे, अरे अरे ऐसे ऐसे आप करने लगेंगे, समझे कि नहीं समझे? तो चोट कम लगे इसके लिए आप हाथ पीछे खींचते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये बताइए कि हाथ पीछे खींचने का चोट कम लगने से क्या संबंध है? यानी कि हाथ पीछे खींचने से चोट कम कैसे लगती है, जरा इसको समझाइए। चलिए आपको समझाते हैं। चलिए, मुझे पहले एक चीज़ आप बताइए कि जब बॉल आ रही होगी हवा में तो उसमें कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ वेग होगा और बॉल का अपना कुछ द्रव्यमान होगा कि नहीं होगा? यानी हम ये कह सकते हैं कि बॉल की जो स्पीड है उसको बॉल के द्रव्यमान से गुणा कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा? m गुणे v कर दें तो हमको संवेग मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? संवेग मिल जाएगा। ये बॉल का द्रव्यमान है और ये बॉल का वेग है, समझे कि नहीं? तो हमको क्या मिल जाएगा? संवेग मिल जाएगा। ठीक, आप सोचिए एक चीज जो है, जब बॉल हाथ में आ जाएगी आपके, एक तो हवा में उड़ रही थी, कैच करने के बाद जब हाथ में आपके बॉल आएगी तब उसकी स्पीड कितनी होगी बताइए? हाथ में गिरने के बाद बॉल की स्पीड कितनी होगी? 0 होगी भैया। अब तो हाथ में आ गई ना, अब मूवमेंट थोड़ी कर रही है, अब उसमें कोई गति तो है नहीं है कि उसमें गति तो तब तक थी ना जब तक वो हवा में थी। यानी हम क्या कह सकते हैं कि v2 कितना है? 0। हाथ में आने के बाद बॉल की वेलोसिटी है 0। यानी हम ये कह दें कि हाथ में आने के बाद संवेग अगर हम निकालें तो कितना होगा? m इंटू v2। m कितना है? अपना जो m होगा। v2 कितना है? 0 बराबर कितना है? 0।
यानी हम ये कह सकते हैं कि हाथ में आने के बाद जो है उस बाल का संवेग है 0 और हाथ में आने के पहले कुछ संवेग है p1। समझे कि नहीं? हाथ में आने के पहले जब तक हवा में है वहाँ p1 है और जब तक हाथ में आने के बाद जो p2 की वैल्यू है वो कितना है 0, क्योंकि हाथ में आने के बाद v हो गया 0। इतना आपको समझ में आई कि नहीं आई समझ में? मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया था कि संवेग परिवर्तन कितना हुआ, p1 था और घट करके कितना हो गया 0 हो गया। हाँ, तो कुल मिला के संवेग में कुल कितने का अंतर आया? हाँ, संवेग में कुल कितने का अंतर आया? वही लगभग mv1 का अंतर आया। हाँ, कितने का अंतर आया? mv1 का अंतर आया होगा। इतना आपको समझ में आया कि नहीं? चलिए यहाँ आप समझिए, यहाँ मैंने आपको क्या बताया था कि संवेग कुल मिला के, चलिए यहाँ पर आपको ये बात समझ में आई कि ना कि संवेग परिवर्तित हो रहा है। पहले कितना था p1 था और बाद में 0 हो गया। चलिए ये वाला जरा सोचिए, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि जो संवेग परिवर्तन की दर होती है वो f के बराबर होती है। यहाँ मैंने आपको एक चीज़ बताया कि संवेग परिवर्तित होने में जो समय लगेगा अगर वो ज़्यादा लगेगा तो f कम होगा, यानी चोट कम लगेगी। जब बाल ऐसे आई और डायरेक्ट आप हाथ वहीं पे ऐसे लिए और पकड़ लिए, तब मान लिया कितना लगा 1 मिनट, हाँ, मान लिया 50 सेकंड लगा, हाँ, परिवर्तित होने में। और जब थोड़ा खींच लेंगे अपना हाथ तो बाल को थोड़ा और समय लगेगा आपके हाथ तक आने में, यानी समय बढ़ जाएगा ना। और जब समय बढ़ जाएगा तो f क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी हमारे हाथ पर चोट कम लगेगी। नहीं समझ में आया? चलिए फिर से समझते। 2 चीज़ समझिए यहाँ पर। आपको इतना तो पता है कि जब हवा में बाल होगी तो उसमें कुछ संवेग होगा और जब बाल हाथ में आ जाएगी तो संवेग हो जाएगा 0, क्योंकि स्पीड हो गई 0। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि बाल के संवेग में परिवर्तन होगा हाथ में आने के बाद। और संवेग में अगर परिवर्तन होगा तो उस परिवर्तन के होने में कुछ समय लगा होगा। समझ रहे हो ना भाई, बाल वहाँ से उड़ के हाथ में आई है तो कुछ ना कुछ तो समय लगा होगा ना। चलिए ये फार्मूला मैंने आपको बताया था, ये संवेग में कितना परिवर्तन हुआ और बटा उसमें जो समय लगा उसका ये मैंने आपको बताया था। हाँ, ये क्या है, संवेग परिवर्तन होने में जो समय लगा। जरा ये बताइए, अब आप इधर मत देखिए, इधर मत देखिए, बस आप इसको देखिए। यहाँ पर आप देखिए, अगर जो समय लगा है उसको ज़्यादा कर दें तो इस सूत्र के अनुसार f क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। इतना तो मैथ में पता होगा ना कि t इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है f के। f क्या है, f वही जो बाल के द्वारा हमारे हाथ पर बल लग रहा है, यानी बाल जो हमारे हाथ पर चोट मार रही है उसी चोट को हम f कहते हैं। समझे? f कुछ नहीं है, f जो बाल हमारे हाथ पर चोट मार रही है उसी को हम f कहते हैं। ठीक है, तो अगर उस समय को किसी प्रकार से हम बढ़ा दें तो ये चोट कम हो जाएगी। समझे कि नहीं? हमारा कुल टारगेट है कि हम समय को कैसे बढ़ा दें ताकि चोट क्या हो जाए, कम हो जाए। हाँ, तो बाल मान लिया कि ये है और हमारा हाथ यहाँ पर है, समझ है ना। तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगेगा, एक वो स्थिति देख ले और एक स्थिति आप ये देखिए कि मान लिया बाल यहाँ है और हमारा हाथ कहाँ पर है, यहाँ है।
ये हमारा हाथ है मान लिया, हमने थोड़ा सा और पीछे किया तो समय ज़्यादा लगेगा ना भाई। हाथ को थोड़ा पीछे कर लेंगे तो बाल को और थोड़ा पीछे आना पड़ेगा, और थोड़ा पीछे आने में थोड़ा और ज़्यादा समय लेगी। और हमारा लक्ष्य ही तो वही था कि समय ज़्यादा हो जाए, और जब और ज़्यादा समय लगेगी, समय ज़्यादा हो जाएगा तो F क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और F है क्या, वही चोट है जो बाल हमारे हाथ पर लगा रही। यानी अगर हम पीछे कर लेंगे तो हमारे हाथ पर चोट कम लगेगी। समझे कि नहीं समझे? पीछे क्यों करते हैं? इसलिए पीछे करते हैं ताकि बाल को हमारे हाथ पर पहुंचने में समय बढ़ जाए, और समय बढ़ जाएगा तो बल कम हो जाएगा, यानी चोट कम हो जाएगी। और जब हमारे हाथ पर चोट कम होगा तो कैच लेने में आसानी रहेगी। जरा सोचिए, उसी पर कोई खट से मारे तो हमारा हाथ झंझना करके बाल को छोड़ देगा और कैच हमसे छूट जाएगा। और स्मूथली हमारे हाथ में आ जाए तो हम क्या करेंगे, हम कैच कर लेंगे। तो कुछ नहीं होता, हाथ इसलिए पीछे करते ताकि हाथ में चोट कम लगे और कैच छूटे ना। कैसे होता ये आपको समझा दिया है। मेन टारगेट होता है हमारा कि समय को बढ़ा दिया जाए ताकि F कम हो जाए। समझ गए? चलिए, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। कुछ लोगों ने कमेंट किया कि सर आप किसी चीज़ को बार बार समझाने लगते हैं, बहुत ज़्यादा समझा देते हैं, तो थोड़ा सा आप अपने ऊपर कंट्रोल कीजिए क्योंकि हमको बोरियत महसूस होने लगती है। तो देखिए, मेरे दिमाग में ये रहता है कि मैं इतना ज़्यादा समझा दूं कि बच्चे को कभी भूले ना, एग्ज़ाम में उसका क्वेश्चन ना गलत हो। तो मैं उसी लय में एक चीज़ को कई बार बता देता हूँ, ये मेरे अंदर कमी है, तो थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, धीरे धीरे मैं उगलूँ। जैसे अब यही चीज़ है, मुझे लगता है पता नहीं समझ में आया होगा कि नहीं आया होगा, तो एक दो बार मैं और इसको बताने लगता हूँ। अच्छा, जिसको समझ में आ गया उसको बोरियत महसूस होने लगती है। चलिए ठीक है, ये समझ गए कि नहीं आप? न्यूटन की गति का द्वितीय नियम नोट कर लीजिए आप जल्दी से। जब लिखा करूँ तो नोट भी कर लिया कीजिए। आगे चलें, हो गया नोट? चलिए, अगर ना नोट हुआ होगा तो इसको पॉज करके फिर नोट कर लीजिएगा। मुझे लगता है अगर समझ में आ गया होगा तो नोट करने में कोई खास दिक्कत नहीं होगी। वही पुराने वाला फार्मूला तो सब लिखा हुआ है यहाँ तक, इसमें कुछ नया नहीं। यहाँ से चाहे F बराबर m इंटू A, वो सब वही है। ये बना लीजिए, पहले हाथ यहाँ पर था, पीछे करके हाथ मैंने यहाँ खींच लिया जो है, और ये बाल है। अब देखो, हाथ का चित्र मुझसे नहीं बनता, आप बस समझिए, मैटर समझिए। यहाँ पहुँचने में इतना समय, यहाँ पहुँचने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। ये वाला ज़रूर बना लीजिएगा, ठीक है ना? चलिए, ये हो गया। अब हमको पढ़ना है न्यूटन की गति का तृतीय नियम।
इसे क्रिया प्रतिक्रिया का भी नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया नियम, ठीक ना। ये कहता क्या है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है, दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाती है, बस फर्क यह है कि विपरीत दिशा में लगाती है। बल एक सदिश राशि है, पता है ना, यानी बल में कोई दिशा होगी। कहने का मतलब ये है बोर्ड, मैं बोर्ड पर ये मेरा हाथ बल लगा रहा है, दबा रहा है मतलब बल लगा रहा है, तो ये बोर्ड भी मेरे इस हाथ पर उतना ही बल लगा रहा होगा। समझे कि नहीं समझे? मैं इस पर जितना बल लगा रहा हूँ, ये बोर्ड भी मेरे ऊपर उतना बल लगा रहा है। फर्क बस इतना है कि मैं उस साइड बल लगा रहा हूँ, बोर्ड इस साइड लगा रहा है, विपरीत दिशा में बल लगा रहा है। हाँ, यानी मैं बल लगा रहा हूँ, यानी इस पर कुछ क्रिया कर रहा हूँ, तो ये बोर्ड भी कुछ प्रतिक्रिया कर रहा है। क्रिया प्रतिक्रिया, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। समझे? आप किसी को गाली देंगे तो वो भी आपको गाली देगा, आप किसी को मारेंगे वो भी आपको मारेगा। कहते हैं ना, आप कुछ क्रिया करेंगे तो कुछ ना कुछ उसकी प्रतिक्रिया होगी। यानी अगर मैं इस बोर्ड पे बल लगाऊंगा, इस बोर्ड पे मैं मुक्का मारूं, तो ये बोर्ड भी मेरे हाथ पर मारेगा। समझे? चलिए और सिंपल एग्जाम्पल से समझाते हैं। कभी आप किसी को तमाचा मारिए तो आप देखते होंगे कि आपके हाथ में भी दर्द होता है। समझे? आप किसी के गाल पर मारिए तमाचा तो उसको तो लगता है क्योंकि आपने उसके गाल पर बल लगाया। आपको क्यों लगता है भैया? आपको इसलिए लगता है क्योंकि उसके गाल ने भी आपके हाथ पर तमाचा मार दिया। कभी देखे होंगे बचपन में मास्टर साहब थे तो क्या करते थे, मार देते थे किसी बच्चे को, तो बाद में कहते यार मुझे खुद ही दर्द करने लगा। होता था ना जो है कि मुझे खुद ही दर्द, वो कहते थे मुझे खुद ही दर्द करने, इसलिए क्योंकि वो मास्टर साहब उसके गाल पे तमाचा मारते थे, बदले में उस बच्चे का गाल भी मास्टर साहब के हाथ में मारता था तमाचा। आपको लग रहा होगा कि फिर अब मैं ये कह रहा हूँ कि बस उतना है, जितना तेजी से वो उसके गाल पे मारते थे, उतना ही तेजी से उनका गाल भी उसके हाथ पे तमाचा मारता था। कहने का मतलब कि जितना बल उनका हाथ उसके गाल पे लगाता था, उतना ही बल उनका गाल उसके हाथ पे, मतलब उस बच्चे का गाल उसके हाथ पे। समझे कि नहीं? इसे कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का। आप लोग बड़े शैतान हैं। आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर अगर ऐसा है कि बराबर है बल लगता था तो फिर हाथ में तो उतना दर्द नहीं होता था, हाथ में बस हल्का सा एहसास होता था, लेकिन गाल में तो उसके बहुत ज़्यादा दर्द होता था। और आप कह रहे हैं कि बल बराबर लगता था दोनों में। जी, बल बराबर लगता था, बस ये होता था कि उसको महसूस ज़्यादा होता था, क्योंकि जो गाल की जो ये चमड़ी है ना, हमारा ये जो मांस है ये बड़ी मुलायम है, तो इस पे ज़्यादा एहसास होता था। और हाथ पे जो है, हाथ पे क्या होता था, हाथ की जो है थोड़ा सा कठोर है तो इस पे कम एहसास होता है। जरा कभी आप उठाइए मुक्का, मारिए पत्थर पे, आप देखेंगे कि पत्थर को कम लगेगा जो आपने क्रिया किया, हाथ में ज़्यादा लग जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका हाथ ज़्यादा मुलायम है और पत्थर ज़्यादा कठोर है। समझे? गाल वाले में गाल ज़्यादा उठा, हाथ उठा, तो जो चीज़ ज़्यादा मुलायम होगी उस पर महसूस ज़्यादा होगा, जो चीज़ ज़्यादा कठोर होगी उस पर महसूस कम होगा। बाकी आप ही समझ लीजिए कि लगता बराबर है, विपरीत दिशा में। ठीक है ना? एक इधर लगा रहा है तो बदले में दूसरा उधर लगा रहा। एक इसका उदाहरण समझते हैं। उदाहरण आप लिखते जाइएगा।
तो एक उदाहरण तो मैंने आपको बता दिया, तमाचा मारने वाला जो है। दूसरा, जब आप जमीन पर चलते हैं तो आप क्या करते हैं? आप जमीन को, अब दिक्कत वही है कि यहाँ पर कैमरा उस टाइप का नहीं है और न पीछे कोई बैठा हुआ है कि कैमरे को नीचे मेरे पैर पर दिखाए। हाथ से सुनो, जब आप देखे होंगे जब आप ज़मीन पर चलते हैं तो आप ज़मीन को पीछे की ओर ढकेलते हैं। आप ऐसे चलते हैं, हाथ पीछे का, मतलब पैर आपको लगता है कि आप पैर आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन दरअसल ध्यान से देखिएगा, आप जो है ज़मीन को पीछे ढकेल रहे होते हैं, पीछे पीछे, समझ ना। जब आप ज़मीन को, आपका पैर पीछे धक्का मार रहा होता है तो ज़मीन आपके पैर में आगे धक्का लगा रही होती है। जैसे आपने क्या किया, पीछे की ओर ज़मीन को ढकेला, तो ये ज़मीन भी, मैंने क्या बताया कि उल्टा दिशा में बल लगाएगी, आपके पैर को आगे ढकेलती है और होता क्या है, आप आगे निकलते चले जाते हैं। अब ज़मीन तो फिक्स है तो ज़मीन तो पीछे नहीं जा पाएगी। आपका पैर जो है फिक्स नहीं है, इसलिए उसने मार दिया, आपने उसको मारा, उसने आपको मारा, आपने उसको मारा, फिर उसने आपको मारा, आपने ज़मीन को मारा, फिर ज़मीन ने आपको मारा। हाँ, ज़मीन फिक्स होने की वजह से पीछे नहीं जा पाती, लेकिन चोट उसको लगता है और आप क्या होते हैं, वो आपको ढकेलती जाती है। आप ज़मीन को पीछे ढकेलते हैं, ज़मीन आपको आगे ढकेलती है। आप ज़मीन पर क्रिया लगाते हैं, ज़मीन आपके ऊपर प्रतिक्रिया लगाती है और इस तरह से आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। ज़रा सोचिए कि अगर ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ना होता तो क्या आप चल पाते? नहीं चल पाते भाई। ज़मीन आपको न ढकेलती और न ढकेलती तो आप आगे कहाँ बढ़ पाते, समझे। ये ज़मीन पर चलना, समझ गए क्या कहा मैंने आपको? ज़मीन पर चलना। ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया? और कुछ एग्जाम्पल बताएं, देखते हैं भैया और कौन सा एग्जाम्पल मिल सकता है। रॉकेट आप देखे हैं जब छोड़ा जाता है, अक्सर इसरो छोड़ता है, नासा छोड़ता है, तो आप देखते होंगे जब उड़ता है उसमें यही क्रिया प्रतिक्रिया रॉकेट में भी लगता है। आप देखते होंगे कि बड़ा धुआं वो पीछे नीचे फेंकता है, यानी नीचे की ओर बल लगाकर कुछ चीज़ फेंकता है। और जब वो कुछ चीज़ फेंकता है तो जो चीज़ फेंकता है वो चीज़ भी रॉकेट के ऊपर की ओर बल लगा रही होती है। वो क्रिया छोड़ता है ऐसे तो वो चीज़ भी रॉकेट पर प्रतिक्रिया करती है, और जब वो चीज़ ऊपर प्रतिक्रिया करती है तो रॉकेट उड़ता चला जाता है, समझे। वो जो धुआं बहुत ज़्यादा निकल रहा होता है, अगर वो ना निकलेगा तो रॉकेट उड़ नहीं पाएगा, क्योंकि जब वो नीचे आता है यानी रॉकेट उसको ढकेल कर नीचे करता है, नीचे बल लगाता है, तो वो चीज़ भी रॉकेट पर ऊपर की ओर बल लगाती है। चलिए ये रॉकेट वाला एग्जाम्पल, आप बंदूक और गोली वाले एग्जाम्पल से फिर समझिए। ये थी बंदूक, समझे कि नहीं समझे। अब बंदूक मुझसे बनती नहीं। बंदूक ने क्या किया कि गोली पर बल लगा करके गोली को इधर कर दिया, गोली इधर बढ़ गई। तो गोली भी क्या करती है, बंदूक पर बल लगाती है और बंदूक को पीछे की ओर ढकेलती है। मैंने क्या कहा था कि गोली आगे जाती है और बंदूक पीछे ढकलती है। बंदूक गोली पर बल लगाता होगा ना, कुछ बल लगा करके गोली को आगे कर देता है। हाँ, गोली चली गई आगे, ये गोली है, ठीक है ना। तो ये गोली भी, मैंने क्या कहा कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। बंदूक ने गोली पर बल लगा करके क्या कर दिया, क्रिया कर दिया, तो गोली ने भी बंदूक पर बल लगाया और क्या कर दिया, प्रतिक्रिया।
हाँ, तो इसलिए बंदूक भी थोड़ा पीछे हटती है। समझे कि नहीं है? हाँ, और इस प्रकार से संवेग संरक्षित रहता है। हालांकि ये होता है कि ये ज़्यादा वेग से जाती है, ये कम वेग से पीछे हटती। ये कम वेग से इसलिए पीछे हटती है क्योंकि इसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है, और ये ज़्यादा वेग से इसलिए आती है क्योंकि इसका द्रव्यमान कम होता है। भाई कोई चीज़ हल्की होगी तो ज़्यादा वेग से जाएगी ना, जो है कोई चीज़ भारी होगी तो कम वेग से जाएगी। समझे? बाकी बल दोनों सेम लगाते हैं। जितने बल से गोली बंदूक को धकेलती है उतने बल से बंदूक गोली को धकेलती है। हाँ भाई, एक मान लिया कि हल्का आदमी है, मेरे जैसा आदमी है, और कोई आ जाए दारा सिंह पहलवान, वो ढकेल दे मुझे तो मैं ज़्यादा तेज़ी से आगे गिर जाऊंगा। हाँ, और मैं उतनी तेज़ी से दारा सिंह को ढकेलूँगा तो वो उतना तेज़ी से नहीं गिरेगा क्योंकि उसका वजन बहुत ज़्यादा है। हाथी समझ लो, हाथी अगर मुझको ढकेल दे तो मैं बहुत तेज़ी से गिरूंगा, और मैं पूरा बल लगा करके हाथी को करूं तो हाथी उतना तेज़ी से नहीं गिरे। वही चाल यहाँ पे, ठीक ना? तो ये समझ गए कि नहीं समझ गए? अच्छा, गोली और बंदूक वाले उदाहरण में मैंने आपको क्या समझाया था? संवेग संरक्षण का जब नियम पढ़ा रहा था तो मैंने आपको ये चीज़ बताया था। हाँ, जब संवेग संरक्षण, हाँ, तो ये जो न्यूटन की गति का तृतीय नियम है इसे हम संवेग संरक्षण का भी नियम कहते हैं। यानी कि जितना गोली का संवेग होगा उतना बंदूक का संवेग होगा, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम में। हाँ, तो कुल मिला के आप ये संवेग संरक्षित है ना, गोली का संवेग और बंदूक का संवेग बराबर है, तो इसे संवेग संरक्षण का भी नियम कहते हैं। अब यहाँ बहुत टेक्निकल मत जाइए, बस आप जान लीजिए कि इसको संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। ये गोली वाला एग्जाम्पल याद रखिएगा कि ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, और ये गोली वाला एग्जाम्पल मैंने आपको संवेग संरक्षण वाले में बताया था, इस लिहाज से आप बुझे। बहुत टेक्निकल टर्म में आप मत चलिए, ठीक है ना? नहीं तो बहुत टेक्निकल हो जाएगा। तो तीनों नियम खत्म हो गए। पहले नियम को क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम। दूसरा नियम भी आपको बता दिया, उसमें क्रिकेट की गेंद वगैरह बताया था। तीसरा नियम में ये तमाचा मारना, ज़मीन पर चलना, रॉकेट का उड़ना, ये सब एग्जाम्पल बता दिए। बंदूक और गोली के एग्जाम्पल आपको बता दिया। बंदूक और गोली के एग्जाम्पल किसका एग्जाम्पल है? संवेग संरक्षण का नियम। अतः हम ये कह सकते हैं कि न्यूटन की गति का नियम को हम संवेग संरक्षण का नियम भी कह सकते हैं। कहने का मतलब संवेग संरक्षण का नियम किससे संबंधित है? न्यूटन की गति के तृतीय नियम से संबंधित है। और जड़त्व का नियम किससे संबंधित है? न्यूटन की गति के प्रथम नियम से संबंधित है। चलिए, कार किसे कहते हैं आप बताइए? कार को दिखाते हैं W से। हाँ, देखिए परिभाषा तो इसकी ये कहती है कि किसी वस्तु में बल लगा करके, ये वस्तु है, इसमें मान लिया हमने बल लगाया, अब बल लगा करके इसमें हमने क्या कर दिया? विस्थापन कर दिया इसका। हाँ, तो इस क्रिया को कहा जाता है कार। किसी वस्तु में बल लगा करके उसकी स्थिति में अगर हम कोई विस्थापन कर दें तो हम कहेंगे कि ये क्रिया क्या है? कार्य है। नहीं समझ में आया ना? कोई दिक्कत नहीं। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। ये है पार। विस्थापन लिखा हूं, याद रखना, दूरी नहीं, समझे? विस्थापन। तो हमने मान लिया ये एक वस्तु है, इस पर बल F लगाया।
अब F लगा करके इसको यहाँ थी, यहाँ से खिसका कर यहाँ कर दिया, S मीटर इसको हमने खिसका दिया, तो हम क्या कहेंगे कि W बराबर क्या हो जाएगा, F गुणे S, बल गुणे विस्थापन। कोई भी चीज़, मान लिया कोई ईंट रखी हुई है, ऐसे आप गए पीछे से ऐसे हाथ मारे, मान लिया 2 न्यूटन का बल लगा करके उस ईंट को 2 मीटर खिसका दिया आपने, तो कहा जाएगा कार कितना हुआ, 2 गुणे 2 बराबर 4। समझे कि नहीं? इसे क्या कहा जाएगा, कार कहा जाएगा, बल गुणे विस्थापन। चलिए, होता क्या है, दरअसल मैं समझ रहा हूँ आपको समस्या कहाँ हो रही होगी। ये तो मैंने इस स्थिति के लिए लिखा है, समझ है ना, कि ऐसे खिसकाया गया तब। दरअसल पूरा फार्मूला ये नहीं है, पूरा फार्मूला है W बराबर FS cos थीटा। क्या है, W बराबर FS cos थीटा, ये है पूरा फार्मूला। अब ये क्या कह रहा है, F वही बल, S जितना विस्थापन होगा, और cos थीटा क्या है, ये थीटा है कोण, जो कोण बन रहा है किसके किसके बीच, विस्थापन और बल के बीच। मान लिया कि ये पिंड ऐसे खिसक रहा है और बल कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, तो इन दोनों के बीच कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री का। समझे? दूसरी चीज, ये पिंड ऐसे खिसक रहा है और बल भी इसी दिशा में लग रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि कोण कितने का बनेगा, 0 डिग्री का। जैसे ये इसी दिशा में खिसक रहा है कोई चीज, अब बल भी इसी दिशा में लग रहा है, तो कोण कहेंगे कि 0 बन रहा है। समझे? तो ये कोण, दोनों के बीच जो कोण बनेगा F है, यह है S, उसको यहाँ पर फिट कर देंगे FS गुणे cos थीटा। ठीक है, समझ गए आप कि नहीं समझ? ये चीज होता है। अब आप कहेंगे कि सर जब ये फार्मूला होता है तो आपने ये क्यों लिखा था? ये मैंने कहा था इस स्थिति के लिए लिख रहे हैं। यहाँ पर क्या है, बल हम ऐसे लगा रहे हैं और विस्थापन यानी जो खिसक रहा है वो भी ऐसे खिसक रहा है, ऐसे बल लगा रहे हैं और खिसक ऐसे रहा। तो मैंने कहा कि जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं तो कोण बनता है 0 डिग्री का। तो यहाँ पर रख दीजिए उसको, तो W बराबर हो जाएगा FS cos थीटा की जगह लिख दीजिए 0। तो FS cos 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, याद रख लीजिए। साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान √3/2, साइन 90 अंश का मान 1। ठीक, इतना होता। अब cos में क्या करते हैं, उधर से शुरू करते हैं। cos 0 अंश का मान 1, cos 30 अंश का मान √3/2, cos 45 अंश का मान 1/√2, cos 60 अंश का मान 1/2, cos 90 अंश का मान 0। tan काट ओट अगर निकालना होगा तो उसको फिर वो कर देंगे कि साइन बटा cos कर देंगे तो tan निकल जाएगा। काट कैसे निकलेगा, 1/tan कर देंगे तो काट निकल जाएगा। sec कैसे निकलेगा, 1/cos कर देंगे तो sec निकल जाएगा। और cosec कैसे निकलेगा, 1/sin कर देंगे तो cosec निकलेगा। यही है ना, याद नहीं है मुझे, बहुत पहले का है। जब से सिविल सर्विस की तैयारी में आए मैथ छुए भी नहीं। चलिए, तो cos 0 अंश का मान 0 तो 1, तो FS, यही FS तो लिखा था यहाँ पर। तो इस स्थिति के लिए ये था, बाकी आप फार्मूला ये याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, मान लिया कि कोई स्थिति ऐसी बन रही, ये है एक पिंड
अब इस पर बल लगाएंगे तो विस्थापन इस दिशा में होगा, ये ऐसे खिसकेगा, ऐसे। मान लिया बल हम ऐसे लगा रहे हैं, कभी होता है ना कि लोग ऐसे धक्का मारते हैं, ऐसे, समझे ना, जब बालू उलू आपने कभी देखा होगा ना, तो एक ऐसे ढकेलते हैं, एक ऐसे मारते हैं, समझे कि नहीं समझे? तो ये बल ऐसे है, ठीक है ना। यानी कुल मिलाकर के अगर इसका डायग्राम बनाएंगे तो विस्थापन है ऐसे और बल है ऐसे, दोनों के बीच कोण कितने का बन रहा है, जो भी कोण इनके बीच बन रहा होगा वही हो जाएगा W बराबर FS cos थीटा, समझ है ना। और उससे हम निकाला थीटा क्या है, बल और विस्थापन के बीच बना कोण। हाँ, अच्छा ये बताइए, अगर किसी चीज़ पर 90 डिग्री का कोण बन जाए, 0 डिग्री वाले में तो ये हो जाएगा। अभी आपको बताया था मैंने कि cos 0 का मान 1 होता है। चलिए 3 स्थिति हम देख लेते हैं, हमको बस ये वाला फार्मूला याद रखना। अगर मान लिया कि थीटा है 0 डिग्री, 0 डिग्री मतलब जो बल लगा F और जो विस्थापन लगा S दोनों एक ही दिशा में है। जब एक ही दिशा में होंगे तो हम कहेंगे कि कोण क्या है, 0, ठीक है ना। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, FS cos 0 और cos 0 का मान होता है 1, यानी कि FS, यानी W बराबर हो जाएगा FS। ये है फार्मूला। ये क्या है, केस नंबर 1, जब थीटा 0 हो। थीटा 0 कब होगा, आप समझे कि नहीं समझे? भैया पिंड ऐसे है, बल ऐसे लगा रहे हैं, मान लिया ये ईंटा है यार, समझे ना, या संदूक है, मान लिया ये संदूक है। क्या है ये, संदूक, ईंटा मत कीजिए। तो पीछे से ऐसे ढकेल रहे हैं उसको, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, यानी बल ऐसे लगा रहे हैं। और विस्थापन, विस्थापन का मतलब क्या होता है, जितना आगे बढ़ जाए, जितना दूरी आगे बढ़ जाए उसी को विस्थापन कहा जाता है। हाँ, तो ये अगर ढकेलेंगे तो किधर खिसकेगी, वही साइड तो खिसकेगी जिस साइड ढकेल रहे हैं, यानी कि दोनों की दिशा क्या हो गई, सेम हो गई। और जब दोनों की दिशा सेम हो गई तो हम कहेंगे कि दोनों के बीच कोण 0 बन रहा है। तो cos 0 रख दीजिए इस स्थिति में, समझ। जब थीटा 0 है तो FS cos थीटा की जगह 0, cos 0 अंश का मान होता है 1, तो क्या हो जाएगा FS। एक स्थिति और देखिए दूसरी, अगर थीटा हो जाए 90 डिग्री, कितना, 90 डिग्री, यानी ये है संदूक। संदूक को ढकेलेंगे तो ऐसे बढ़ेगी, समझ ना, विस्थापन तो ऐसे ना होगा, जमीन पर रखी हुई है संदूक। ये हमने बल ऐसे लगा दिया, कैसे लगा दिया, ऐसे। संदूक रखी है, हम ऊपर से दबा रहे हैं, ऐसे ऐसे करके दबा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। यानी क्या हो गया, बल की दिशा है ऐसे और विस्थापन की दिशा ऐसे, यानी दोनों के बीच का कोण कितना बन रहा है भैया, 90 डिग्री का। कितने का, 90 डिग्री का। तो क्या लिख जाएगा यहाँ पे, W बराबर हो जाएगा FS cos 90 डिग्री। क्या हो जाएगा, FS का। अब cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है कितना, 0, तो क्या हो जाएगा, FS गुणे 0 बराबर क्या हो जाएगा, 0। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर 90 डिग्री से बल लगाएंगे, जैसे यहाँ पर देख रहे हो लगा रहे हैं ऐसे, तो क्या होगा, कार 0 होगा, क्योंकि पूरा जोड़ ओड़ के क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। समझे कि नहीं समझे? यानी कुल मिलाकर के 0 डिग्री अगर रहेगा बल और विस्थापन के बीच, तो क्या होगा,
एफ एस, और अगर 90 डिग्री होगा तो कार कितना हो जाएगा, 0, यानी कोई कार नहीं होगा। नहीं होगा भाई कोई कार, आप चाहे जितना धक्का मारिए वो आगे बढ़ेगी ही नहीं, और जब वो आगे बढ़ी ही नहीं तो हम क्या कहेंगे कि कोई कार हुआ ही नहीं। आप दिन भर लगे रहिए, मान लिया आपके पापा ने बोला कि बेटा इस संदूक को खिसका देना, मैं शाम के आकर देखूंगा कि आपने खिसकाया कि नहीं। आप दिन भर लगे थे, उसको ऊपर से बल लगा रहे थे, क्या संदूक खिसकेगी? क्या संदूक नहीं खिसकेगी। आपने मेहनत तो बहुत किया, 3 घंटे लगे रहे, संदूक खिसकेगी ही नहीं, हाँ, क्योंकि आप लंबवत बल लगा रहे थे। शाम को जब पापा आएंगे तो पापा क्या कहेंगे? आपने पापा से कहा पापा ने मैंने बहुत मेहनत किया, पापा कहेंगे भाग बेवकूफ़, क्या बात करते हो, हाँ, संदूक तो खिसकी ही नहीं, तो तुमने कार कहाँ किया? मैंने तुमको यही कार तो दे के गया था कि संदूक को खिसका देना, अब यहाँ संदूक तो खिसकी ही नहीं, तुमने कार कहाँ किया? पापा ये बोलेंगे, समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना? चलिए कोई बात नहीं। तो कभी भी लंबवत मत लगाइएगा, हाँ, और अगर एक ही दिशा में हो रहा हो तो दोनों को बल को विस्थापन को गुणा कर दीजिएगा, उसमें कास उसका झंझट ही नहीं पड़ेगा। कुल मिलाकर के नहीं है तो ना ये याद रखिए ना ये याद रखिए, सीधा ये वाला याद रखिए, W बराबर एफ एस कास थीटा, और सब एकदम पुट कर दीजिएगा। ठीक है, नोट करेंगे क्या? नोट कर लीजिए। तब तक मैं एक क्वेश्चन ढूंढ लेता हूँ, आपको एक क्वेश्चन लगवा दूंगा, और आज हम प्रयास करेंगे कि ये ख़त्म हो जाए, चाहे वीडियो बड़ा ही बने। इसको नोट करो, जल्दी से नोट कर लो सब। देखो जैसे जैसे बताया करूँ समझ लिया करो सब। ये संदूक वाला एग्जाम्पल यहाँ सा 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से नोट कर लो। चलिए तो समझ गए आप कार कि नहीं समझे? यानी अगर कोई विस्थापन नहीं होगा तो कार को कहेंगे 0, विस्थापन नहीं यानी कि कार नहीं। कुल मिला के अगर आपको बनाना हो तो एक ऐसे बना लीजिए कि ये ऐसे ऐसे, ये मान लिया कोई वस्तु है, इस पे आपने ये बल लगा दिया F,
ऐसे लगा देते विस्थापन इधर हुआ कितना s, हाँ, तो ये ऐसे दोनों के बीच मान लिया कोण बना थीटा, तो फार्मूला हो जाएगा W बराबर Fs cos थीटा। बल और विस्थापन के बीच जो क्वेश्चन में दिया रहेगा जो कोण बना है उसको यहाँ फिट कर दीजिएगा, जितने मीटर का विस्थापन हुआ और जितने न्यूटन का बल लगाया। ठीक है ना। एक क्वेश्चन देखता हूँ, मैंने कहीं क्वेश्चन बनाया था लेकिन हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार पर 100 न्यूटन का बल लगा करके 10 मीटर का विस्थापन 60 डिग्री के कोण पर होता है। हाँ, क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार पर अगर 100 न्यूटन का बल लगाया जाए, यानी F दिया है 100, हाँ, तो उसका विस्थापन होता है 10 मीटर, यानी S दिया है 10, और ये जो विस्थापन होता है कह रहा है 60 डिग्री के कोण पर होता है, यानी थीटा बराबर हो गया 60 डिग्री। देखो ज़्यादा उसके चक्कर में थीटा कितना है 60 डिग्री। कह रहा है कार बताइए, तो W बराबर होता है Fs cos थीटा। समझे? F है 100, S है 10 और cos थीटा यानी cos 60। cos 60 की वैल्यू कितना होती है 100 गुणे 10। देख लीजिएगा, मुझे लगता है cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 2 पंचे 10, 500। आंसर कितना आ गया 500। कार का मात्रा क्या होता है जूल, यानी आंसर आ गया 500 जूल। कुछ नहीं करना है, बस ये आप याद रखिएगा। कार पता चल गया। चलिए अगला है टॉपिक हमारा शक्ति किसे कहते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि कहते हैं उसके पास बहुत शक्ति है, बहुत शक्तिशाली है। जब कोई बहुत जो कसरत उसरत करने वाला आदमी होता है उसको कहते हैं उसके पास बहुत ज़्यादा शक्ति है। शक्ति क्या होता है? शक्ति यानी कि पावर। तो शक्ति बराबर होता है, शक्ति को P से दिखाते हैं क्या? चलिए कंफ्यूज मत होइएगा, वहाँ संवेग को भी P से दिखाते थे। शक्ति बराबर होता है कार बटा समय। कार को W से और समय को T से, यानी P बराबर होता है W/T। ये कोई काम करना है, हाँ, काम करना है, ये W। काम करने में जो समय लगेगा वो यहाँ दिखाएंगे T और भाग दे देंगे तो शक्ति। इससे आपने क्या देखा कि अगर समय ज़्यादा लग रहा है तो कहेंगे कि शक्ति कम है, और समय कम लग रहा है तो कहेंगे कि शक्ति ज़्यादा। क्योंकि P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू T, यानी T ज़्यादा तो P कम और T कम तो P ज़्यादा। यही तो होता है। कोई भी आदमी जो है किसी काम को बहुत जल्दी कर ले तो हम कहेंगे भैया उसके पास बहुत शक्ति है। मान लिया 10 बोरी उठाना है, 10 बोरी गेहूं कहीं रखा है और उठाना है, हाँ, उसको उठाकर दूसरे जगह रखना। एक आदमी आया, मेरे जैसा आदमी, वो क्या करेगा? पहले 1 बोरी ले जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद दूसरी बोरी ले जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद तीसरी बोरी ले जाएगा। इस प्रकार से मान लिया 1 बोरी ले जाने में 10 मिनट का समय लग रहा है और 10 बोरी कुल है, तो मेरे जैसे आदमी को 100 मिनट लगेगा कम से कम, ठीक है ना, 10 बोरी उठाने में।
लेकिन वहीं पर एक बहुत शक्तिशाली आदमी आ जाए तो क्या करेगा, एक साथ 5-5 बोरी उठाएगा, हाँ, और मात्र 20 मिनट में उठा के फेंक देगा। मैं एक उठा रहा हूँ 10 मिनट लग रहा है, वो उतने 10 मिनट में 5 बोरी उठाया, ऐसे लादा, ऊपर लादा, ये लादा और फेंक दिया, हाँ। यानी उसको समय कम लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास शक्ति ज़्यादा है। तो कुछ नहीं है, अगर समय ज़्यादा लग रहा है तो कहेंगे कि शक्ति कम है, और समय कम लग रहा है तो कहेंगे शक्ति ज़्यादा है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? यह है कार का मात्रक है जूल, और शक्ति इसका सेकंड, यानी शक्ति का मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड। शक्ति आपको क्लियर हो गई? चलिए अब हम पढ़ते हैं ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, समझे? जिसके पास कार्य करने की जितनी ज़्यादा क्षमता होगी, हम कहेंगे कि उसके पास उतनी ज़्यादा ऊर्जा है। भाई मान लिया आपने बाइक उठाया, हाँ, आप बाइक से गए लखनऊ, हाँ, आप बाइक से गए दिल्ली, फिर आप बाइक से गए मुंबई उसी बाइक से, तो हम क्या कहेंगे कि बाइक में ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, हाँ। पहले लखनऊ गए, फिर दिल्ली गए, फिर बम्बई गए। और बाइक में ऊर्जा कहाँ होती है? जो पेट्रोल भरा जाता है वही बाइक को ऊर्जा देता है। तो हम कहेंगे कि पेट्रोल उसमें ज़्यादा रहा होगा, इतना ज़्यादा कि पहले हम लखनऊ चले गए, फिर हम दिल्ली चले गए। चलिए कार का उदाहरण ले लीजिए, पहले उसी कार से लखनऊ गए, फिर दिल्ली गए, फिर वहाँ चले गए। और एक दूसरी कार है, हम गए बस लखनऊ गए और उसकी ऊर्जा ख़त्म, अब दिल्ली जाने के लिए उसमें ऊर्जा नहीं बची। तो हम क्या कहते हैं कि ये दूसरी बाइक जो है इसकी कार्य करने की क्षमता कम है। कुल मिलाकर के इतना जान लीजिए कि जिस भी चीज़ में कार्य करने की क्षमता जितनी ज़्यादा होगी, हम कहेंगे कि उसमें उतनी ज़्यादा ऊर्जा है। समझे? ऊर्जा क्या होता है? कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहा जाता है। मेरे अंदर अगर 2 घंटे पढ़ाने की क्षमता है और आपके अंदर 10 घंटा पढ़ाने की क्षमता है, तो मैं क्या कहूँगा कि भाई आपके अंदर कार्य करने की क्षमता ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ऊर्जा ज़्यादा है। ऊर्जा यानी एनर्जी ज़्यादा है। समझे कि नहीं समझे? जिसके पास जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी, कार्य करने की क्षमता उतनी ज़्यादा होगी। ठीक? हम कोचिंग कर रहे थे तो हमने देखा जब सिविल सर्विस की, तो हमारे एक सर थे, वो पर डे 12 घंटे पढ़ाते थे, और एक दूसरे सर थे वो 6 घंटे में ही बोल जाते थे, हाँ। तो जो 12 घंटे वाले सर थे, हम कहेंगे कि उनके अंदर एनर्जी ज़्यादा थी, और जो 6 घंटा में बोल जाते थे, हम कहेंगे कि उनके अंदर एनर्जी कम है। भाई पढ़ाना भी तो एक काम है ना। चलिए, अच्छा, ऊर्जा आपको क्लियर हो गई। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? चलिए, ऊर्जा संरक्षण का नियम। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था? संवेग संरक्षण का नियम। अब मैं आपको क्या बताता हूँ? ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि ऊर्जा ना तो पैदा की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा को बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। समझे कि नहीं समझे? आप ये गलत फहमी में है कि आप ऊर्जा पैदा कर सकते हैं, हाँ।
कुछ लोगों को लगता होगा ना कि थर्मल पावर प्लांट में तो बिजली बनती है और बिजली एक टाइप से ऊर्जा है, हाँ, तो आप कहेंगे कि अरे सर फिर थर्मल पावर प्लांट में तो ऊर्जा पैदा की जाती है। जी नहीं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जाती है। कोयले को जला करके बिजली बनाती है, कोयले में ऊर्जा होती है, समझे, उसको जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। कोयले को जला करके विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया गया। वहाँ पर कोई चमत्कार नहीं होता कि मतलब बस मैंने क्या कहा, न पैदा की जा सकती है न नष्ट की जा। कोई सोचे कि नष्ट कर दिया तो नष्ट भी नहीं होती। अब आप कहेंगे कि सर बिजली हमने तो खर्चा कर डाली अपने घर में, तो नष्ट हो गई ना। भैया नष्ट नहीं हुई, अभी बता रहा हूँ आपको। कुल मिला के इतना जान लीजिए कि ऊर्जा, लिख लीजिए ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब यहाँ ना तो पैदा ना ही नष्ट। बस क्या करेंगे, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता। यही कहता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब आप कहेंगे कैसे? ट्यूबलाइट में क्या होता है? ये जो आपके घर में ट्यूबलाइट जल रही होती है, हम बिजली देते हैं। ट्यूबलाइट में बिजली जब डाली जाती है तो बाहर क्या निकलता है? लाइट निकल के आती है, प्रकाश। अंधेरा है, अंधेरे में ट्यूबलाइट लगी हुई है। जैसे उस ट्यूबलाइट में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाएगी, लाइट जल जाएगी। तो हमने क्या कहा, जो ट्यूबलाइट के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी आई, वो इलेक्ट्रिसिटी चेंज होकर के किस में चेंज हो गई? प्रकाश में। मतलब जो विद्युत उसके अंदर दी गई, वो विद्युत किस रूप में परिवर्तित हो गई? प्रकाश के रूप में। विद्युत भी क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है, और प्रकाश भी क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा। तो ट्यूबलाइट में क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन। ये सब ऊर्जा है, चाहे प्रकाश कहें चाहे विद्युत। मैंने क्या कहा कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाएगी। विद्युत ऊर्जा किस में परिवर्तित हो गई? प्रकाश ऊर्जा में। समझे? लाउड स्पीकर में क्या होता है? लाउड स्पीकर में होता है, आप जब बिजली देते हैं ना तो बड़ी आवाज़ आती है ना। लाउड स्पीकर देखें ना, कुल मिलाकर वहाँ पर होता है विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। मोमबत्ती में क्या होता है? मोमबत्ती एक प्रकार का रसायन होता है, उजलता रहता है और प्रकाश मिलता है। तो रासायनिक ऊर्जा किस में? प्रकाश ऊर्जा में। तो मोमबत्ती में रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में चेंज हो जाती है, लाउड स्पीकर में विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में, और ट्यूबलाइट में विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में। कुल मिला के ऊर्जा ना तो पैदा की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। जैसे यहाँ पर है ट्यूबलाइट में, देख लीजिए, जैसे विद्युत दिए हमको प्रकाश मिल गया, यहाँ पर विद्युत दिए तो आवाज़। यहाँ पर जो मोम होता है ना, मोम एक प्रकार का रसायन, मोम जलता है और हमको उजाला मिलता है। ठीक, यही है ऊर्जा संरक्षण का नियम। थक तो नहीं गए? वेट कर लें, क्या कहते हैं?
आइंस्टीन ने एक फार्मूला दिया था E बराबर mc²। उनका कहना था कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती। तो कुल मिलाकर ये फार्मूला वही ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है। ठीक। वीडियो ज़्यादा बड़ा बन गया क्या? ख़त्म ही कर देते हैं। तो ऊर्जा दो प्रकार की होती है। एक होती है गतिज ऊर्जा और दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक को कहते हैं गतिज ऊर्जा और दूसरी स्थितिज ऊर्जा। अभी इतना समझिए, बाकी प्रकार ढूंढेंगे तो बहुत प्रकार की हो जाएगी ध्वनि ऊर्जा। कुल मिलाकर के दो टाइप में ऐसे समझिए कि गतिज ऊर्जा क्या है और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। समझे? गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसका फार्मूला होता है K बराबर ½ mv²। K गतिज ऊर्जा को K से डिनोट करते हैं। हाँ, चलो, मैंने क्या कहा कि किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु जो गतिशील है उसमें ये गतिज ऊर्जा होगी। जैसे अगर कहीं एग्जाम्पल, इसका उदाहरण है बहते हुए पानी में। ये बताइए, पानी बह रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ गति ऊर्जा होगी ना। मैंने क्या कहा कि गतिज ऊर्जा कहाँ होगी? जहाँ पर वस्तु गति कर रही हो। तो पानी बह रहा है यानी पानी गति कर रहा है ना, पानी डायनेमिक है ना, तो हम कहेंगे कि वहाँ पर गतिज ऊर्जा होगी। अब कितना होगी? वो होगा कि पानी का द्रव्यमान कितना है और किस स्पीड से गति कर रहा है, उसको इस फार्मूले में आप पुट अप करके निकाल लीजिएगा। ठीक, चलिए ये बताइए, चलते हुए पंखे में, पंखा चल रहा है ना, तो यानी पंखा क्या कर रहा है? गति कर रहा है। तो हम कहेंगे कि अगर पंखा घूम रहा है तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी। चलती हुई गाड़ी में, अगर गाड़ी चल रही है तो उसमें कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा होगी। क्यों? मैंने बताया कि भाई जो चीज़ गतिशील है वहाँ गतिज ऊर्जा होगी। ये बताइए, धनुष से छोड़ी गई तीर में, जब तीर आप छोड़ देंगे, ऐसे लिया, छूट गई जब तीर, तो तीर गतिमान हो गई ना, तो उसमें भी कुछ ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा। ठीक है ना? चले,
स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? गतिज ऊर्जा पर एक वो लगा दें। चलिए लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए कि 900 kg की एक ट्रक 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जा रही है तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? ट्रक का द्रव्यमान कितना है? 900 और स्पीड कितना यानी वेलोसिटी कितना है? 30। तो कह रहा है गतिज ऊर्जा बताओ। बता दीजिए। हाफ m है 900, v स्क्वायर 30 गुणे 30। ये इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका निकल जाएगा क्वेश्चन। कुछ नहीं है, बस यही टाइप से पूछेगा कि 900 kg की कोई ट्रक है, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है तो उसमें कितनी गतिज ऊर्जा होगी? भाई जा रही है यानी डायनेमिक है, गतिशील है, तो उसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी ना गतिज। उसको यहाँ पर पुट कर दीजिए, निकल जाए। अब कह रहा है कि स्थितिज ऊर्जा अपनी विशेष स्थिति के कारण वस्तु में जो ऊर्जा होती है, समझे क्या? और इसको दिखाते हैं P से। P बराबर होता है mgh। इधर वाला आपने नोट कर लिया फार्मूला, ये सब एग्जाम्पल नोट कर लिया हो तो कर दूं। गतिज ऊर्जा ये अपनी विशेष स्थिति के कारण वस्तु में जो ऊर्जा होती है उसे mgh कहते हैं, उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। चलिए भैया उसको भी समझ लेंगे। उसका एग्जाम्पल समझते हैं। मान लिया उदाहरण, छत पर रखी हुई टंकी एक चीज याद रखिएगा, ये गतिमान नहीं होगा। मतलब स्थितिज ऊर्जा के लिए गतिमान होना नहीं चाहिए। अगर गतिमान है कोई चीज़ तो वहाँ पर गतिज ऊर्जा होगी। गतिमान है तो स्थितिज भी हो सकती है, लेकिन गति की वजह से जो ऊर्जा होगी वो सिर्फ गतिज ऊर्जा होगी। और स्थितिज ऊर्जा अपनी विशेष, समझिए अभी समझ में आ जाएगा कि छत पर कोई टंकी रखी हुई है आपका, ये है, यहाँ पर कोई टंकी ये रखी हुई है। तो मान लिया यहाँ से इसकी ऊंचाई कितनी है? h है। तो ये जो टंकी पानी की रखी हुई है इसमें कुछ स्थितिज ऊर्जा होगी। कितनी होगी? mgh। जितनी ऊंचाई पर यह टंकी रखी हुई है h, और g का वैल्यू वही होता है 9.8, और इसमें जो पूरा पानी होने का जो द्रव्यमान है m, तीनों को गुणा कर देंगे तो हमको मिल जाएगा कि इससे यहाँ पर कितनी स्थितिज ऊर्जा है। समझे? अपनी विशेष स्थिति के कारण। चलिए, रुका हुआ पंखा, कंफ्यूज मत होइएगा। पंखा चल रहा है तो गतिज ऊर्जा, क्योंकि वो डायनेमिक है, और पंखा रुका हुआ है तो स्थितिज ऊर्जा। तो पंखा है, वहाँ पर भी वही द्रव्यमान देख लीजिए पंखे का कितना है, और g 9.8, और देख लीजिए नीचे से पंखे की ऊंचाई कितनी है। फार्मूला तो यही होगा, ये इससे निकाल लीजिएगा। खींचे हुए धनुष में धनुष ऐसे खींचते हैं ना तीर, तो जब तक हमने तीर को छोड़ा नहीं है, जैसे छूट गई तीर तो कहेंगे कि उसमें है गतिज ऊर्जा, क्योंकि अब छूट के तीर आगे जा रही। और बस ऐसे खींचेंगे, बस छोड़ ही देंगे बट छोड़ा नहीं है, तो उसमें होती है स्थितिज ऊर्जा।
क्यों? क्योंकि ऐसे खींच के रखे हुए, यानी उसकी एक खास स्थिति हमने बना दी है। और तो मैंने क्या बताया कि अपनी विशेष स्थिति के कारण वस्तु में जो ऊर्जा होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना? तो खींचे हुए धनुष में क्लियर हो गया। और तनी हुई स्प्रिंग में समझे? स्प्रिंग ऐसे तान दीजिए, यानी स्प्रिंग को हमने एक विशेष स्थिति में ला दिया तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। ये धनुष और स्प्रिंग वाला याद रखिएगा विशेष रूप से। और बाकी ये तो ऊंचाई पर, टंकी ऊंचाई पर रखी हुई तो ये लगा दीजिएगा, पंखा ऊंचाई पर तो ये लगा दीजिए। समझ रहे कि नहीं समझ गए? हाँ, चलिए। मैंने क्या कहा कि छत पर जो टंकी होती है, यहाँ कितनी ऊर्जा है कैसे निकालेंगे? mgh से, यानी h जितना ज़्यादा होगी यहाँ पर ऊर्जा उतनी ज़्यादा होगी। इसीलिए टंकी को ज़्यादा ऊंचाई पर रखा जाता है, अधिक से अधिक ऊंचाई पर, ताकि उसमें ऊर्जा ज़्यादा आ जाए। और जब ऊर्जा ज़्यादा आएगी तो ज़्यादा तेज़ी से पानी फेंकेगी। समझे कि नहीं समझे? ठीक, समझ गए? अब ये हो गया गतिज और स्थितिज, मैंने आपको बता दी। ये बताइए यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? आपने सुना होगा मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, दोनों को जोड़ देंगे तो हमको यांत्रिक ऊर्जा मिल जाए। गतिज ऊर्जा होता है ke और स्थितिज ऊर्जा होता है pe। यानी हम ये कह सकते हैं कि me बराबर ke प्लस pe। समझ गए कि नहीं समझे? me बराबर क्या करेंगे? ke प्लस pe। यानी कि मैकेनिकल एनर्जी कहाँ होगी? मैकेनिकल एनर्जी वहाँ होगी। हम कब कहेंगे कि किसी चीज़ में मैकेनिकल एनर्जी है? गतिज ऊर्जा कब कहेंगे ये हमको पता है ना, स्थितिज ऊर्जा कब कहेंगे हमको पता है ना। अभी बताइए कब कहेंगे कि उस चीज़ में मैकेनिकल एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी तब कहेंगे जब उस चीज़ में गतिज ऊर्जा भी हो और स्थितिज ऊर्जा भी हो। क्या हो? गतिज ऊर्जा भी हो और स्थितिज ऊर्जा भी हो, तो हम कहेंगे कि उस वस्तु में मैकेनिकल एनर्जी है। चलिए अब आप कहेंगे कि उदाहरण बताइए। उड़ता हुआ हवाई जहाज, आप ये बताइए हवाई जहाज गतिशील है ना? क्या है? गतिमान है। तो इसमें क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगी कि नहीं होगी? चूंकि गतिमान है। एक चीज़ ये बताइए, हवाई जहाज ऊंचाई पर है ना? क्या है? ऊंचाई पर। और मैंने क्या बताया कि कोई भी चीज़ अगर ऊंचाई पर होती है तो उसमें कुछ ना कुछ स्थितिज ऊर्जा होती है।
ये देख लीजिए इस फार्मूला, याद रख लीजिए कोई भी चीज़ ऊंचाई पर है तो उसमें कुछ ना कुछ स्थितिज ऊर्जा। तो यानी हवाई जहाज में क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, समझे। ऊंचाई पर रहने के कारण पोटेंशियल एनर्जी और चलने के कारण काइनेटिक एनर्जी। हाँ, और दोनों को जोड़ लेंगे तो हम कहेंगे कि उसमें क्या है, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, जैसे पंखा चल अगर रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन साथ ही साथ उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि कुछ ऊंचाई पर लगा हुआ है। ठीक है ना, आप याद रखें। लेकिन पंखा रुका हुआ है तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, चलिए तो क्या कह सकते हैं, चलते हुए पंखे में। दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है ना, देख लेंगे कि कितना उस पर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² से निकाल लेंगे और पंखे की ऊंचाई नाप करके mgh से वो निकाल लेंगे, समझे। जरा ये बताइए, झरना से पानी गिर रहा है, तो झरने से गिरते पानी में क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी होगी, यांत्रिक ऊर्जा होगी। देखिए झरना कुछ ऊंचाई पर होता है और ऊंचाई पर होने के कारण उसमें mgh होगी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। और झरना गिर रहा है यानी गतिमान है, गतिशील है। मैंने क्या कहा कि कोई भी चीज़ गतिशील होगी तो उसमें गतिज ऊर्जा जरूर होगी। तो झरने पर क्या है, झरने पर क्या है आपका, दोनों है, ऊंचाई के कारण स्थितिज ऊर्जा और गतिमान होने के कारण गतिज ऊर्जा झरने में आ गई। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों है उस झरने में। तो हम क्या कह देंगे कि झरना किसका एग्जाम्पल है, मैकेनिकल एनर्जी का। समझे, समझ गए कि नहीं। कुल मिलाकर के मैकेनिकल एनर्जी तब हम कहेंगे जब उसमें दोनों चीज़ हो, गतिज ऊर्जा भी हो और स्थितिज ऊर्जा। अच्छा ये बताइए, पानी बह रहा है ऐसे जमीन पर, तो क्या उसको मैकेनिकल एनर्जी कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? देखिए जब पानी जमीन पर बह रहा होगा तो उसमें क्या होगा, क्या होगा, उसमें गतिज ऊर्जा तो होगी चूंकि पानी गतिमान है, लेकिन स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी, स्थितिज ऊर्जा जीरो होगी। क्यों? क्योंकि ज़मीन पर है और ज़मीन से जब कोई चीज़ टच है तो हम क्या कहेंगे, H जीरो है। H क्या होता है, किसी भी चीज़ की ज़मीन से जो ऊंचाई होती है उसी को H बोला जाता है। तो ज़मीने पर जब बह रहा है तो H तो जीरो हो गया, mg गुणे H बराबर, ये तीनों गुणा है, m गुणे g गुणे H, समझे कि नहीं, m गुणे g गुणे H, समझे। तो H जीरो हो गया तो P जीरो हो जाएगा कि नहीं, जीरो हो जाएगा। जीरो से किसी भी चीज़ को गुणा कर, तो जो नीचे पानी बह रहा है उसमें स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी, सिर्फ गतिज ऊर्जा होगी। और जब स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी, सिर्फ गतिज ऊर्जा होगी, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसमें मैकेनिकल एनर्जी है, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी तब कहेंगे जब उसमें गतिज भी हो और स्थितिज भी हो। समझे कि नहीं समझे? तब हम कहेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी है। समझे? और निकालेंगे कैसे, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को हम जोड़ देंगे, हमको मैकेनिकल एनर्जी मिल जाएगी। अच्छा ये बताइए कि चलती हुई नाव में क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी होगी? नहीं, नाव में सिर्फ गतिज होगा। नाव चल रही है लेकिन नाव तो एक टाइप से साटी है ना, हवा में तो मतलब ऊंचाई पर थोड़ी है, वो तो पानी पर चल रही है ना। अब ये मत कहिएगा कि ज़मीन पर थोड़ी चल रही, भैया पानी कहें ज़मीन कहें, उसके लिए सरफेस का काम ज़मीन पानी कर रहा है, तो वहाँ H जीरो हो जाएगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी जीरो।
ठीक है ना। उड़ते पक्षी में पक्षी अगर कोई उड़ रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि पक्षी गति कर रहा है और कुछ ऊंचाई पर भी है पक्षी, समझे ना। तो ऊंचाई पर होने के कारण mgh और जो गति कर रहा है उसके कारण काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो हम कहेंगे उड़ते पक्षी में मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि उसमें दोनों चीज़ है। बात आई समझ में? ख़त्म किया जाए, कन्फ्यूज मत होइएगा। गतिज ऊर्जा समझ में आ गई। स्थितिज ऊर्जा, जहाँ ऊंचाई हो वहाँ स्थितिज ऊर्जा होगी, ठीक है ना। मैं इसीलिए कह रहा था कि थोड़ा सा धैर्य रखिए। हाँ, आप ये मत कहिएगा कि अगर रुका हुआ है तब स्थितिज ऊर्जा होगी, चल रहा है तब भी स्थितिज ऊर्जा हो सकती है। हाँ, बस ये होना चाहिए कि थोड़ी सी ऊंचाई पर चल रहा हो। चल रहा है तब गति ऊर्जा तो जो होगी होगा ही करेगी, साथ ही साथ कुछ स्थितिज ऊर्जा भी होगी अपनी ऊंचाई के कारण। लेकिन अब कोई चीज़ ज़मीन पर चल रहा है तब वहाँ स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी, उसमें सिर्फ गतिज ऊर्जा होगी, ठीक ना। उसी प्रकार से पंखा रुका हुआ है तो कहेंगे उसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, लेकिन स्थितिज ऊर्जा है। कुल मिलाकर ऊंचाई के कारण मैंने लिखा है वहाँ पर अपनी खास स्थिति के कारण। तो खास स्थिति में ऊंचाई भी एक खास स्थिति है, धनुष को ऐसे तान करके बैठे वो भी एक खास स्थिति है, स्प्रिंग को तान करके बैठे वो भी एक खास स्थिति है। तो अपनी खास स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम कहते हैं। समझे कि नहीं? कुल मिलाकर के आपको समझ में आया? एक क्वेश्चन कह रहा है कि कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है। ये सब आपने लिख लिया कि नहीं लिख लिया? यांत्रिक ऊर्जा याद रखिएगा, जहाँ दोनों ऊर्जा होगी कहेंगे कि उसमें यांत्रिक ऊर्जा है। दोनों को जोड़ देंगे, जो निकलेगा उसी को कहा जाएगा यांत्रिक ऊर्जा, ठीक ना। कह रहा है एक वस्तु ऊपर से गिर रही है। मान लिया ये वस्तु है, ये गिर, पहले ये यहाँ पर थी, जब यहाँ पर रही है अभी गिरना नहीं चालू की, तो इसमें mgh होगा स्थितिज ऊर्जा, ये h के कारण। जब ये गिर रही होगी, नीचे आ रही होगी, मान लिया यहाँ पर आ गई, तो h कम हो गया ना। जमीन से देखेंगे कि h कितना है, पहले यहाँ तक थी तो h ज़्यादा है, लेकिन अब गिरना चालू कर दी तो क्या हो गया है, h थोड़ा सा कम हो गया। यहाँ पर आएगी तो h और कम, यहाँ पर आएगी तो h और कम, और जब यहाँ पर आ जाएगी तो h 0। समझे कि नहीं समझे? तो कहने का मतलब है, चलिए यहीं तक देखते हैं कि यहाँ पर mgh ज़्यादा होगी, यहाँ पर थोड़ा कम, यहाँ पर और कम, और यहाँ पर सबसे कम, क्योंकि h जो है घटता जा रहा है और फार्मूला होता है mgh का, ठीक ना। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे वो नीचे आती जाएगी घटती जाएगी स्थितिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा क्या होगी? यहाँ गतिज ऊर्जा 0 होगी, क्योंकि अभी ये मूवमेंट नहीं किया। जैसे ये नीचे आएगा गतिज ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। क्या होगा? गतिज ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। मैंने आपको कल बताया कि कोई चीज़ जैसे जैसे नीचे आती है वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है। हाँ, तो यहाँ पर हाफ mv² लगा, यहाँ पर v ज़्यादा होगा ना, तो यहाँ पर और ज़्यादा गतिज ऊर्जा, यहाँ पर और ज़्यादा गतिज ऊर्जा। कुल मिलाकर के यहाँ से कोई चीज़ गिरना चालू की, हाँ, तो जितना ऊपर रहेगी जब गिरते समय उसमें स्थितिज ऊर्जा उतना ज़्यादा, गतिज ऊर्जा उतना कम। और जैसे जैसे नीचे आती जाएगी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी और स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नीचे आने पर v बढ़ता जाता है और h कम होता जाता है।
लेकिन ओवरऑल जब आप दोनों को जोड़ेंगे गतिज और स्थिति, तो आप देखेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी ऊपर से नीचे आने के क्रम में बराबर होता है। क्यों? क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये होता है फार्मूला। तो नीचे जैसे जैसे आएंगे काइनेटिक एनर्जी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? घटता जाएगा। ये जितना घटेगा ये उतना बढ़ता चला जाएगा। तो दोनों का ओवरऑल वही है कि दोनों का जोड़ हमेशा सेम ही रहेगा। कुल मिला के कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ जब ऊपर से नीचे आएगी तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? घटती जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। ऐसा क्यों होता? मैंने आपको बताया था ऊर्जा संरक्षण का नियम कि ऊर्जा ना तो नष्ट होती है ना तो उत्पन्न की जा सकती है। ऊर्जा को बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ पर वही होता है कि जितना पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, जितना कम हुई वो जो वाली जो हुई जितना कम, वो बदल के परिवर्तित हो गई काइनेटिक में। समझे? पोटेंशियल क्यों कम हो रही है पता है? क्योंकि H कम होता जा रहा है। यहाँ पे ज़्यादा H है, यहाँ पर और कम है, यहाँ और कम है। ज़मीन से नापते हैं ना कि कितनी ऊंचाई है। और काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ती जा रही पता है आपको? 12mv² का फार्मूला आप लगाइए। कल भी मैंने आपको बताया था कि हर सेकंड वेग 9.8 की दर से बढ़ता जाता है। पृथ्वी कहती आओ जल्दी आओ, कंट्रोल नहीं हो रहा। तो यहाँ पर वेग क्या होगा? कम होगा, यहाँ और ज़्यादा होगा, यहाँ और ज़्यादा होगा, इसीलिए। ठीक है, तो नीचे आने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी घटती चली जाएगी, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक जितना घटेगा दूसरा का उतना बढ़ जाएगा। ओवरऑल दोनों का जोड़ हमेशा सेम रहेगा। और मैकेनिकल एनर्जी मैंने आपको बताया था कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? दोनों का योग होती है। ठीक है, चलिए बाकी सब जो है क्वेश्चन इस पर बेस लगाएंगे। आज मुझे लगता है कि मैकेनिक्स हमने ख़त्म कर दिया। वीडियो बड़ा हो गया, लेकिन यार क्या करें, बहुत ज़्यादा पार्ट वीडियो के हो जाते तब भी मज़ा ना आती। 3 महीने का सिलेबस है, अब 5 लेक्चर में ख़त्म करना है तो कैसे करें? मज़ा बहुत आती है मैकेनिक्स पढ़ाने में। मैकेनिक्स क्या, पूरी फिजिक्स पढ़ाने में, पूरी साइंस पढ़ाने में मज़ा आती है, लेकिन समय नहीं है। IIT के स्टूडेंट को पढ़ाना होता तो बड़ी मज़ा आती है। हाँ, चलिए तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन अगले लेक्चर में लगाएंगे, और जहाँ आपको कन्फ्यूजन होगा आप मुझसे पूछ लीजिएगा। पूछो क्वेश्चन। मैकेनिकल एनर्जी क्या कहते हैं? पोटेंशियल और काइनेटिक को जोड़ देंगे, हमको मैकेनिकल पता चल जाएगी। ठीक।